वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको मैथ लेके आए हुए हैं। तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे करेक्शन किए हुए हैं ठीक से। आपको एग्जाम के लिए आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि जो है आपको उसमें अंदर की बातें ही बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो ये सवाल है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या करना है, गणना करना है। तो अर्धवृत्त का पहले हम फिगर बना लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आएगा। ये आर हो गया और ये आपका आर हो गया। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 36/7 इंटू क्या होता है आर। तो हमको आर निकालना होगा। यहाँ क्या दिया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। पूरा का होता है पाई स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1925। तो हमको तो आर निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7 नीचे आ जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 1925। अब हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। इसको कटाएंगे, 11 1 11 बचा 8 2 11 11 7 77 और 11 5 55। अब ये चल जाएगा उधर, तो आर का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 175 और गुने कितना हो जाएगा 7। इसको तोड़ देंगे, 25 और गुने 7 और गुने 7। तो हमको तो आर निकालना है, इसका तो वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल आपका हो जाएगा 25 गुने 7 गुने 7। इसका हो जाएगा 5 और बाहर निकल जाएगा 7 5 35। अब यहाँ हम पुट कर देंगे, कितना लाए थे 36/7 और गुना कितना हो जाएगा 35। ये 7 से कट जाएगा, 5 बार में 5 बार में 5 6 के 30, 3 5 या 15 3 18, कितना हो गया 180 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका एक आयत का विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई दिया है। देखिए, कोई भी सवाल बनाने से जब एरिया का सवाल बना रहे हो तो उसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर को जानना। तो एक आयत का हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया आयत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये आयत हो गया, इसकी विकर्ण कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 17 और 8 सेंटीमीटर क्या दिया है इसकी चौड़ाई, तो ये 8 ले लेंगे, ठीक। तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमको तो ये निकालना होगा, अब कर्ण में से ये घटेगा तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे करके घटा लेंगे वर्गमूल। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 8 कितना होता है 64। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी इसका मान कितना निकल गया 15, और ये लंबाई चौड़ाई कितना है 8। तो क्या माफी माना है आपको, मामा है परिमाप पूछा है, तो 15 और 8 कितना होता है 23, और 23 का डबल कितना होता है 46। नेक्स्ट आपका सवाल है, एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। इसको अच्छा से देखेंगे। अब देखिए, मॉडरेट सवाल में इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज पहले आप बना लीजिए। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपका B क्या है, समकोण है। तो मान लीजिए ये B है, तो B को कितना कर दीजिए, समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। और एक मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। A का मान आपका कितना दिया हुआ है 45, तो ये कितना दिया है 45 डिग्री। तो हमेशा त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग होता है 180। तो 180 में आपका ये 90 हो गया, तो 45 45 90 पूछ जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक। तो ये भी हो गया 45। अब आपका सब कुछ ठीक हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, कोसेक C। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। और किसी भी एंगल के सामने, एंगल का मतलब हो गया कोई भी चीज एगो एक्स्ट्रा एंगल, जैसे ये 45 दिया, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होगा। अब इसके सामने बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इसको P बोला जाता है, और इसको H बोला जाता है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। और अब आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा बेस, और जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी ये बेस, ठीक। तो हम कोसेक C का निकालते हैं। तो चलिए कोसेक C, कोसेक C प्लस क्या दिया है 1/√3,
या मिस हो गया है, 1 क्या होगा, √3 होगा। तो कोसेक सी का मतलब क्या हो गया, कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि सी का मान कितना आया 45 डिग्री, अब प्लस 1/√3। अब ये 45 डिग्री, तो पहले बस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√3। साइन 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2। 1 क्या होता है, √2। तो देखिए, तब कोसेक 45 पलट जाए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √2। तो ये √2। अब बताइए, कोसेक का पहले फार्मूला चाहिए, तो ये क्या होता है, कर्न यानी h, अब बाय क्या होता है, p होता है, यानी लंब, क्योंकि इसका होता है p, अब बाई h होता है, तो इसका क्या होगा, h/p। तो इस कंडीशन में देखिएगा, तो ये तो हो जाएगा मेरा कितना, √2, और ये कितना हो जाएगा, अब ये देखेंगे कितना हो जाएगा, तो सबके नीचे क्या छिपा हुआ, 1। तो जब ये h का मान आपका √2 हो गया और ये आपका 1 हो गया, तो इसमें से ये घटाएंगे, √2 का स्क्वायर होगा 2, और 2 में से 1 गया 1, और 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1। तो यानी ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम निकाल दिए, लेकिन इसका काम नहीं है, तो ये √2 प्लस क्या हो गया, 1। अब प्लस क्या लिख देंगे, 1/√3। तो ये मेरा आ गया फाउंडेशन। इसको क्या करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, मल्टीप्लाई करें, यहाँ भागा देंगे तो कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √6, और ये इसको करेंगे भागा तो 1 आएगा, 1 से 1 से गुना 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, √6 + 1/√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और किसी भी एंगल 90 डिग्री को छोड़ के 30, 45, 40 जो भी हो, उसके सामने वाला लंब, जब ये लंब हो गया तो ये लंब हो गया, तो ये आधार। अब यहाँ के अनुसार ये लंब हो गया तो ये आधार। तो जैसा सवाल देगा वैसे, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या और उसकी जीवा आपस में क्या है, बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की जीवा की लंबाई आपस में बराबर है, तो मुख्य चाप बिंदु पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण की गणना। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे। सर्कल बना दिए, एक सेंटर, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, सेंटर को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, और जीवा और त्रिज्या बराबर है, तो यानी कि ये त्रिज्या हो गई और ये मेरा जीवा हो गया। तो जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। व्यास का मतलब जो केंद्र से गुजर जाएगा, सबसे बड़ा यही होता है। तो एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, आपका व्यास होगा। तो ये हम एंगल खींच देंगे, तो ये कितना हो गया, सभी भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब ये बराबर हो गया तो ये कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब कहता है क्या, मुख्य चाप बिंदु पर, तो मुख्य चाप आपका ये चाप था, तो मुख्य चाप बिंदु पर आपका ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल का मान आपसे पूछा है, ये एंगल का मान। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज हो, अंदर का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कन्फर्म है, सब जो है 60-60 डिग्री होगा, 6 × 18। तो ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, और ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, सभी आपस में क्या है, बराबर है, तो सभी 60-60 डिग्री का होंगे। अब हमको ये पूछा है, इसको मान लीजिए ये O है, ये A, B और ये C। तो हमको C का मान पूछा है, एंगल C। इसका तरीका होता है, अगर ये निकालना है तो इसका आधा, तो हाफ ऑफ एंगल O। तो O का मान कितना आया है, एंगल O का मान 60 डिग्री, और 60 के आधा कितना होता है, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ये इस प्रकार का सवाल है, इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, P तथा Q एक व्यापार। अब देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप जब भी करते हैं तो एक आदमी से नहीं होता है, 2, 3, 4 से आप पार्टनरशिप करते हैं। और पार्टनरशिप में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पहला है कि आप पैसा कितना लगाए हैं और कितने समय तक आप हमारे साथ मार्केट में हैं। जैसे 1 साल का मार्केट हो रहा है, 1 साल के हमारे साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, और 6 महीने के बाद आप चले गए, तो 6 महीने तक आप हमारे पास थे, तो आपके लिए तो 6 महीना लिखाएगा,
और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो उसके बारे में 12 महीना लिखाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में हम देखते हैं कुछ फार्मूला है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फार्मूला पे। सीटी, जब भी आप सीटी मारते हैं तो आवाज़ कैसा करता है? पी आवाज़ करता है। तो सीटी बराबर क्या होता है? पी। सी का मतलब क्या होता है आपका? पूंजी। पूंजी का मतलब जो इन्वेस्ट करके है मार्केट में। टी का मतलब क्या होता है? समय, कितना टाइम के लिए लगाए हैं। और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। अब अगर पूंजी दे तो लिखेंगे, नहीं तो समय से बन जाएगा। समय दे तो लिखेंगे, नहीं तो पूंजी से बन जाएगा। दोनों का समय बराबर है, कोई काम का नहीं। दोनों का पूंजी बराबर है तो पूंजी का भी काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको सी निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगर आपको टी निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी बटा क्या हो जाएगा? बोलिए, तो सी हो जाएगा। तो अगर अनुपात में दे या पैसा में दे, कोई भी चीज़ में दे, तो इस प्रकार से हम सवाल को देख लेंगे। और एक फार्मूला होता है C1 T1 गुना P2 बराबर क्या होता है? C2 T2 और गुना क्या होता है? P1। ये फार्मूला बहुत काम का चीज़ है जब बहुत सब चीज़ है। इसमें 6 चीज़ है तो 6 चीज़ में आपको 5 चीज़ देगा और एक चीज़ आपसे मांगेगा। तो अब देखते हैं सवाल को कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। P और Q एक व्यापार में क्रमशः 4:7 के अनुपात में राशि, तो यानी ये क्या है? बोलिए, ये है आपका C1 और ये है आपका C2। C को मतलब क्या हो गया? पूंजी। पहले की पूंजी, दूसरे की पूंजी। और अनुपात में 6 महीने के बाद P अपनी पूंजी ले लिया, तो 6 महीने तक वो रहा। तो क्यों लिया? बोलिए, तो ये कौन भाग गया मार्केट से? P। तो P का समय कितना दे दिया है? 6। तो ये मेरा क्या हो गया? T हो गया, क्योंकि हम P को पहले लिए हैं तो वो पहले का समय है। अब लाभ कितना दिया है? 4 और 21, तो ये P का है, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2। बस देख देख के उतार दीजिए, जो चीज़ नहीं दे उसको X मान लीजिए, चाहे जो लिखा है वही रख दीजिए। तो C1 बोलिए कितना दिया हुआ है? C1 आपका 4 है, T1 कितना है? 6 है, और P2 कितना है? यहाँ 21 है, लिख दिए। अब C2 बोलिए कितने पूंजी है उसके? दूसरे वाले की 7 है। दूसरे वाले का समय पता नहीं, छोड़ दीजिए, या तो X लगाना है लगा दीजिए, T2 छोड़ दीजिए। आप दूसरे का लाभ कितना दिया है? पहले का लाभ कितना दिया है? यहाँ पे 4 दिया है। बस इसको हम अब क्या करेंगे? इसको कटाने का प्रयास करेंगे। 4 7 से ये कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। और 4 से आपका ये 4 कट जाएगा। 6 तिया कितना हो गया? 18। यानी वो मार्केट में जो सेकेंड वाला Q है वो कितने महीने तक था? 18 महीने तक था। और P तो आपका 6 महीने दिया हुआ है। तो ये कुछ आपका फार्मूला है, अनुपात में भी हो सकता है, रुपये में भी हो सकता है, सब में ये अप्लाई होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। U 450, V 585 है, V U से कितना % अधिक है? बहुत आसान सवाल है, ये सब सवाल तो है बहुत आसान है। देखिए, वृद्धि % बोले या लाभ % बोले और या अधिक % बोले, सबका आसान तरीका है अंतर किसका? 2 का। 2 आदमी रहे, 2 का अंतर गुणे 100। जब वृद्धि का सवाल हो तो यहाँ पे कम ले लीजिएगा, उल्टा चलिएगा, नीचे वाले में उल्टा। अब यही बोल देगा आपको हानि % या कमी %, तो क्या करेंगे? अंतर गुणे 100। यहाँ कमी हानि है तो यहाँ पे क्या ले लीजिएगा? अधिक। कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, उधर ध्यान दें। आपसे मांग क्या रहा है? कितना % अधिक है? अधिक का मतलब क्या हो गया? वृद्धि। जो सही में वो सही लिखता है, जो ज्यादा होगा उसी के बारे में बोलेगा, जो कम है उसी के बारे में बोलेगा। तो अंतर दोनों का 450 और 585 में कितने का अंतर है? तो आपका 135 का अंतर लिख दिए। 135 गुने 100 कर दीजिए। और दोनों में कम कौन है? क्योंकि आपसे वृद्धि का सवाल है, कम तो कितना हो जाएगा? 450। 50 से ये और ये 50 से का है, 50 से ये 2 बार में और ये कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में। ठीक है, अब ये 9 से काट देंगे, 9 से 1 बार में बचा कितना? 4, 3 बचा
4 और 9 पाँचे कितना हो गया 45। तो आपका क्या बचा, ऊपर 15 और ऊपर क्या बचा 2 और गुना करिए 15 दूना 30% इज द आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल आपको 1344 दिया है तो दो संख्याओं का योग क्या। आप देखिए गुणनफल के सवाल में तो पहले हम इस चीज को जानते, देखिए अंतर किसके किसके सवाल में यहाँ पे x मत रखिएगा। अगर आपको अंतर दे, अगर आपको अंतर दे, अंतर का मतलब क्या होता है, आप हमसे ज्यादा हो या कम हो, क्या कहलाता है अंतर। चाहे कोई भी चीज में, चाहे पैसा रुपये आयु कुछ में भी हो, अंतर कहलाता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर योग दिया है तो सीधे जोड़ दीजिएगा और हमेशा एक का मान निकालने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी एक का मान निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब अगर लौसा देगा, हो सके आपको लौसा दे तो लौसा दे तो यहाँ पे 2 गो रहेगा तो दोनों का लौसा, 3 गो रहेगा तीनों का लौसा, 4 गो रहेगा चारों का लौसा। बहुत आसान है, रेशियो कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। तो इसमें भी आपको एक का मान निकालना होगा। अगर मौसा आपको दे दिया देगा, मौसा का वैल्यू देखिए, अनुपात और रुपये पैसे में अनुपात इस प्रकार से रहेगा, रुपया पैसा ये वैल्यू हुआ, ये अनुपात हुआ। तो मौसा देगा, चाहे 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, सबका मौसा निकालिएगा, फिर भी आपको क्या निकालना होगा, एक का मान आपको निकालना। ठीक, अब रही बात किसमें हम x डालने का प्रयास करेंगे। गुणनफल देखिए, जब आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि x देखिए, आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि 2 का गुना है तो x का स्क्वायर होगा, 3 का गुना रहेगा तो x क्यूब होगा, 4 का गुना है तो x पे पावर 4 रहेगा, वर्ग का सवाल है तो स्क्वायर हो जाएगा, घन का सवाल है तो क्यूब हो जाएगा। तो ये तो अलग बात है। तो गुणनफल के सवाल में, चाहे वर्गों के सवाल में और चाहे घनों के सवाल में, ये मतलब हो गया पावर 3, ये हो गया 2 गो रहेगा तो x स्क्वायर, 3 गो रहेगा तो x क्यूब, 4 गो रहेगा तो x पावर 4। अब वर्ग का मतलब क्या हो गया स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आप क्या डाल दीजिएगा, 3x अनुपात 7x। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21 x का स्क्वायर। इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं x स्क्वायर का मान आएगा। ठीक, तो ये सब चीज देख लिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए हम क्या कर दे, उसमें दोनों x डाल दे, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 7x। गुणनफल दिया है तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 x का स्क्वायर बराबर कितना 1300, कितना हो जाएगा 44। आराम से कटाएंगे, 4 4 8 3 11 1 12, 12 का मतलब 3 से कटता है तो 3 से 2 1 3 ये भी कटता है, 3 7 21। अब बोलिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 और कितना हो गया 3 8 24। 7 से कटाएंगे, 7 6 के 42, तो बचा कितना 2 और 7 चौके 28। तो ये x का स्क्वायर कितना आ गया 64। हमको तो x चाहिए, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो x का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब आपसे कुछ भी पूछे, लौसा पूछे, मौसा पूछे, कुछ भी, लौसा पूछे 7 3 का लौसा कितना होगा 21, 21 से गुना कर दीजिए। मौसा पूछे 3 7 का मौसा कितना होता है 1 से गुना करिए। योग पूछेगा 7 3 10, 10 से गुना कर दीजिए। अंतर पूछेगा 7 3 का अंतर कितना हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो गया। क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग, तो 7 3 कितना हो गया 10, बस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 8 80 इज द राइट आंसर। मजा आया, मस्ती में पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। अब इस सवाल को देखें, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल, 2 रुपये की दर से 3 रबर और 5 रुपये की दर से 3 शार्पनर खरीदता है। तो कहता है प्रति वस्तु औसत व्यय क्या हो गया। व्यय का मतलब होता है खर्च, आपने खर्च कितना किया। तो जब खर्च की बात है तो वही क्या पूछा है, औसत। तो औसत बराबर पहले जानेंगे कि क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल योग और बटे क्या होता है, कुल संख्या। हम इसको बहुत जल्दी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी बताना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टे वाला हिस्सा मिले एग्जाम में। सब जो क्वेश्चन बनाता है
उस सबको पता है कि बच्चे शॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें क्लू डालेगा, कुछ पॉइंट डालेगा ताकि आप फंसिए। तो आप शॉर्ट भी पढ़िए और प्रोसेस भी जानिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कुल योग। तो पहली बात, संख्या क्या होता है? संख्या मतलब आपने सामान क्या क्या खरीदा है। तो आपने सामान खरीदा है 5 पेंसिल, और आपने 3 रबर खरीदा है, और 3 शार्पनर खरीदा है। तो सबको पहले जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5 3 8 3 11। तो नीचे क्या हो गई? 11 हो गई। अब योग का मतलब क्या होता है? कुल योग। अब योग बराबर क्या होता है औसत के सवाल में? औसत गुने संख्या, ठीक। अब औसत क्या होता है? एक का जो दाम होता है वही आपका क्या कहलाता है? औसत। अगर बोल रहा है 3 रुपये की प्रति के दर से, तो को देखिए, तो आपको क्या करिए, 5 दिया, 3 की दर से आप 5 खरीदे हैं, 5 का 5 दिया, कितना हो गया? 15। आप 2 की दर से 3 खरीदे, 3 दुना कितना हो गया? 6। और 5 की रेट से 3 खरीदे हैं, तो 5 दिया 15। तब 15 15 30 और 6 कितना होता है? 36। 36 को 11 से भगाई लगाइएगा, तो 3.27 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब भागा इसको लगाना है, इस प्रकार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 कलम 20 रुपये, दोनों कलम का रेट 20 रुपया है, ठीक, की दर से खरीदा गया। एक दुकानदार पहले जो है सामान को 25% लाभ पे, दूसरे को 25% की हानि पर, और पूरी लेन देन में क्या पूछ रहा है? लेन देन में कि आपका लाभ या हानि क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। जब दोनों का रेट सेम दिया है, दोनों का रेट आपका क्या दिया है? सेम दिया है, ठीक है। दोनों का रेट क्या दिया है? आपको सेम दिया है। तो ये पहले सामान का भी दाम आपका 20 टका है, यानी सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरे भी सामान का दाम कितना है? सीपी। तो आप दुकानदार को कितना पैसा दिए? तो टोटल आपका सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया 40 रुपये। अगर 40 रुपये सामान को आप अगर 45 टका में बेचते हैं तो 5 रुपये के लाभ। अगर 40 के सामान को अगर 30 टका में बेच देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 10 रुपये की हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो अब आपको लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या होता है? सीपी पे होता है। और सबको आप एक एक करके बेचे हैं। पहले को आप कितना पे बेचे हैं? 25% लाभ पे। तो 25 का कितना निकाल देंगे? 125%, क्योंकि लाभ हानि हो तो 100 में ही बढ़ता है, 100 में ही। 25 से 5 बार में, और 25 से कितना बार में? यहाँ पे 20 हो जाएगा। और 25 से कितना बार में? 4 बार में। 4 से कितना बार में? 5। यानी पहले सामान को आप कितना में बेचे? 25। तो आपके पॉकेट में कितने रुपए आए? 25 रुपया आए, यहाँ प्रॉफिट हो गया। दूसरे वाले पे क्या हो गया? आपको हानि हो गया। तो 20 का क्या निकालेंगे? 25% का हानि, तो कितना लिखेंगे? 75%। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 5 20। तो आपको कितने रुपये आए? दूसरे पर 15 रुपये आए। तो कुल कितना पैसा आया? 40 रुपये की सामान बेचे आप। 40 में खरीदे और 40 में बेचे, आपको कोई लाभ हुआ? ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। देखिए, थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा अंदर जाइए, काहे कि एग्जाम का जो सवाल होता है थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन को। बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है। सीधे हम 100 का 25% कर लेंगे, 75% कर लेंगे, उसके बाद भी चेक कर। जब सामान सेम दाम रहे, अलग अलग दाम रहेगा तो यहाँ पे आना होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक, हमेशा जो अंकित मूल्य होता है जिसको कहते हैं एमआरपी, हमेशा एमआरपी क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। क्रय मूल्य से क्या होता है? वो ज्यादा होता है, क्योंकि कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा कि हम कितना में खरीदे हैं। काहे नहीं बताएगा? मान ली वो 100 टका में खरीदा है और आपको बोल देगा कि 100 टका में खरीदा, बोलेगा 105 टका में दे दीजिए, तो बोलेगा हाँ बात सही है। लेकिन वो 100 टका में खरीदता है, लिखता है 200 और कहता है 30% का छूट, यानी 70%। तो 200 का 70% कितना होता है? 140 रुपये। आपको बेवकूफ़ बना दिया और 40 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से वो करता है। तो देखिए, तो आप इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए कि वो आप 100% क्या हो जाएगा आपका? सीपी कितना में खरीदे? 100 में। इससे ज़्यादा में दाम रखा, उसे क्या कहते हैं? एमआरपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूची मूल्य। कितना रख दिया वो? 130।
इस सौदे में 13.75% का उसको क्या होता है, लाभ। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो 100 से जोड़ दीजिए 113, तो कितना हो जाएगा 113.75। यही आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं एसपी, सेल प्राइस। और ये आपका क्या हो गया, एमआरपी। तो अब आपसे क्या पूछा है, छूट परसेंट। अभी पीछे बताए थे छूट का, बोलिए अंतर गुना 1 से बढ़ अधिक, अधिक। तो अधिक यहाँ पे कौन हो जाएगा, बोलिए एमआरपी हो जाएगा। तो अंतर कितना क्या आएगा इसमें, देखिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 130 में घटा लीजिए इसको 16.50, कितना हो जाएगा 16.50, और गुने क्या हो जाएगा 100। और आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 50 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 100 में घटेगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.25 हो जाएगा, 16.25। अब इसका क्या हो जाएगा, अधिक कौन होगा आपका 130, क्योंकि छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। इसको काटेंगे तो इसका पॉइंट हटेगा, नीचे कितने आ जाएंगे 100, और ये काट देंगे। अब इसको काटते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 से ये 10 बार में 13 1 का 13 बचा, कितना आपका 32। तो 13 दूना कितना होता है 26, कितना बचा 6, 6 5 3 5 65। तो 125 बटे कितने आए 10। तो एक अंक के बाद पॉइंट कितना हो गया, 12.5% क्या दिया हमें, वो छूट दिया है। हम खुश थे कि 12.5% छूट दिया, मजा में लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा है 13.75% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर दुकानदार आपका अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो आप नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। ये एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसमें क्षमता पे ध्यान देना है, काम आप कितना करते हैं, काम। तो मनीष और पुनीत, तो M4 लिख देते हैं मनीष, और P4 लिख देते हैं पुनीत। तो मनीष पुनीत से, किससे, पुनीत से, जिससे बोलेगा पहले उसका 1 ले लीजिए। और कितना कुशल है बोलिए 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4। यानी ये 4 काम करता है तो ये 1 काम करता है। काम को ये कहते हैं दक्षता, क्षमता, गुना, तेज, जो बोल रहा है इसको बोलिए इफिशियंसी, ये काम हो गया। अब अगर काम को पलटेंगे तो ये बन जाएगा समय। तो समय कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, पलट जाएगा। जब 2 रहे तो पलट दीजिएगा, ठीक। अब कहता है क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ समय दिया है। एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत 90 दिन कम, हम क्या बताए हैं, कम ले चाहे ज्यादा ले, वो क्या कहलाता है, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना का है, 3 का है। तो 3 बराबर कितना लिख देंगे 90। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 30, और ये कितना हो जाएगा 120। और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम जब भी लीजिएगा तो क्या बनेगा, आपका टोटल काम बनेगा, टोटल काम। तो 30 और 120 का एलसीएम कितना आएगा 120। तो आपको काम कितना मिला 120। अब सवाल को ध्यान से देखेंगे, पूछा क्या है, दोनों मिलकर बोला है तो 4 1 5 से भागा लगा दीजिएगा। अगर बोलेगा मनीष के बारे में तो 4 से भागा लगा दीजिएगा। अगर बोलेगा पुनीत के बारे में तो 1 से भागा। तो क्या पूछा है, दोनों मिलकर बोला, तो 4 1 5 और 120 को आप 5 से भागा लगाइएगा, कितना आएगा 24, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते ये है आपका चाल दूरी का सवाल। एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना चालू करता है, तो यहां पे हम x ले लेते हैं, x से चलता है y की ओर। तो 1-2 स्थान ले लेते हैं, ये एक ऐसा स्थान है x, और ये आपका y स्थान। x से चलता है y की ओर, तो जाने में इसको टोटल समय कितना लगते हैं 12 घंटा। ये आपका क्या हो गया, कुल समय। कुल समय कितना हो गया 12 घंटा, ठीक। अब कहता है वो कुल दूरी का 3/7, जब भी गुना गुनी 1/3 2/3 अगर देता है तो हमेशा कुल क्या मानिएगा 1 मान के रखिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस कितना है 1 है। अगर 1 माने हैं तो यही आपका क्या कहलाएगा टोटल। इस टोटल में ये कितना चला है, तो ये चला है आपका कितना 3/7। तो जब ये 3/7 चलेगा तो कन्फर्म है
एक में से 3/7 जाएगा तो 7 में 3 गया कितना 4, अब बटे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि नीचे वाला चेंज नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया काम खत्म, इसका हो गया। अब कहता है ये क्या चाल से चलता है, 3 की चाल से। देखिए हम बहुत जल्दी बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा तनी समझिए, सवाल को देखिए, इसके रस को भी समझिए कि इसमें रस में क्या कह रहा है। अब कह रहा है वो तेज दूरी किस चाल से चलता है, ये 4 की चाल से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल समय दिया है, समय का मतलब यहाँ से वहां जाने में कुल समय, तो कुल समय का मतलब इधर से भी जाने में समय, तो क्या होगा समय पहला, इससे बहुत सवाल बनता है, समय पहला प्लस समय दूसरा लगा, अब बराबर क्या लिख देते हैं कुल समय। हो सके कभी कभी दूरी पहला दूरी दूसरा बराबर कुल दूरी। अब आपका समय बराबर क्या था, दूरी पर चाल। अब दूरी क्यों लिए, क्योंकि दूरी पता है और चाल पता है, तो दूरी कितना है आपका 3/7। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो चाल कितना लिखाएगा 3 नीचे लिखा जाएगा, प्लस इसका दूरी कितना है 4/7, इसका चाल कितना है 4, तो 4 नीचे लिखा। कुल समय कितना 12 घंटा। ये और ये कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल, कितना बचा 1/7 प्लस 1/7 इक्वल टू 12। एलसीएम कितने आएंगे 7, एक और एक कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 से ये 6 बार में कट गया, 7 6 के कितना हो गया 42, तो एक का मान कितना आ गया 42। यही ना आपका कुल दूरी है, इसने कुल कितनी दूरी तय की 42 किलोमीटर, आपका आंसर हो गया। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, जब समबाहु होगा तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री अंदर का। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर का कोण आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 60 हो गया। सभी भुजा बराबर है तो ए और ए, अगर इसका परिमाप पूछे क्या बताएं, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो 3a बन जाएगा। अगर a पता चल गया तो क्षेत्रफल चलता है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू a का स्क्वायर, और इसी का मान आपको दिया है 25√3 लिख दिए। तो √3 और √3 कट गया, ये 4 चला गया उधर, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। तो हमको तो a चाहिए, a स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a है, तो किसका स्क्वायर है 10 का, तो इसकी क्या मांगा है भुजा मांगा है, तो 10 आंसर। परिमाप बोलता है 10 10 20 10 30 मार देते हैं आंसर। अब है 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम पीछे के क्वेश्चन में बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का मान सीधे लिख देंगे 22/7, और आर आपका कितना दिया है 17.5, तो सीधे 175 अब बटे 10 तोड़ दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत टेंशन देता है, तो 175 बटे क्या कर देंगे 10, ये हो गया। यही निकालना है आपको। तो 5 से ये कटेगा, 5 से ये 2 बार में, 5 तिया 15 और आपके 5 25, 7 से ये कितना बार में 5 बार में, 5 से ये कितना बार में 2 बार में, और 2 से ये कितना बार में 11 बार में। तो आपको गुना करना और उसका आधा कर देना है। 11 5 55, 77 5 82, 8 और 11 8 कितना हो गया 1925 और बटे 2। तो बोले 2 नमा 18, 2 6 के 12, 2 दूना 4 और 2 5 10, तो 962.5 कहाँ है, ये आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। 21 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास का बात जब करे तो ये किसका बात कर रहा है, तो 21 सेंटीमीटर व्यास, तो वृत्त 11 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के सतह का कुल क्षेत्रफल। तो शंकु पहले जानेंगे शंकु कैसा होता है। तो इस प्रकार का क्या होता है आपका शंकु होता है। तो शंकु हम बना लेते हैं पहले, ये आपका शंकु, जैसे आप लोग बर्थडे वुडे में केक ऊपर लगा लेते हैं बच्चे का, तो ये क्या कहलाया शंकु। तो शंकु ये नीचे वाला गोल होता है, तो ये क्या हो गया आपका आर, और ये यहाँ से यहाँ इसकी क्या हो गई हाइट यानी ऊंचाई, और ये जो आप तिर्यक रेखा कहते हैं यही आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं एल। देखिए लाइन होता है स्ट्रेट लाइन,
और वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको एक्सटेंट्रिक लाइन, मतलब तिरछी लाइन, तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा हो गई, ये सोई रेखा हो गई, ये खड़ी रेखा हो गई, कई प्रकार ये जिगजैग रेखा होता है, टेढ़ा वक्र, इस प्रकार का रेखा है। तो इसमें क्या पूछा है, शंकु का कुल क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल का मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तो शंकु का क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ हुआ, एगो यहाँ पे गोल का है तो एगो वृत्त है, तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है समझने के लिए, इसमें कॉमन आप निकाल सकते हैं पाई आर और पाई आर। तो पाई आर को बाहर निकालिएगा तो यहाँ खाली एल बचेगा, पाई तो निकल गया, दो में से एगो बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, ये आपका हो गया। तो पहले फार्मूला जानेंगे तब ना हम शॉर्ट कर पाएंगे, फार्मूला का पता नहीं तो शॉर्ट क्या करेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर आपको पता करना, ये व्यास दिया है, तो व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ की आपकी लंबाई कितना, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.5। तो 10.5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10.5 लिख देते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि यहाँ पे जीरो से कोई वैल्यू नहीं है। अब आ गया कितना आ गया, एल प्लस आर। एल का कितना दिया है, त्रिज्या की ऊंचाई कितना, ये है आपका 11, ये कितना हो गया 11। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 21, 10, 11 कितना हो गया, 21.50। तो ये 21.5, तो पॉइंट को हटा के कितना लिख देंगे, 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20, अब 5 दिया 15, अब 5 से ये 2 बार में। 7 से ये कट जाएगा, 7 1 का 7, और 7 5 35। 5 से ये 3 बार में, और ये आपका 2 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 11 बार में। तो 11 तिया 33 गुना कितना कर देंगे, 43, ठीक है। 11 तिया कितना हो गया, 33, अब गुना कर देंगे 43, अब बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको गुना करके आप 2 से भागा लगाइएगा तो आपका कितना आएगा, 709 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्लास यहीं तक रहा, और जैसा आपको सवाल दिए थे बहुत सोच समझ के दिए थे, क्योंकि आगामी आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, उसको देखते हुए दिए थे। अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक साधना है, और इस साधना में आपको बहुत सारी परेशानी आएगी। तो वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें परेशानी ना हो, क्योंकि जीवन ही क्या एक संघर्ष है। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।